बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। और यूपी में इस तरह से लगातार बिजली व्यवस्था को लेकर 2021 से लगातार बुनकरों के प्रतिनिधियों के साथ और बुनकर संगठनों के साथ बैठक हुई, लेकिन उस बैठक को लेकर आज 28 तारीख को जो बैठक हुई उसको लेकर एक चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिरकार बुनकरों के साथ लगातार बैठक की जा रही है, लेकिन बुनकरों को फ्लैट रेट व्यवस्था में एक नई व्यवस्था देने के लिए सरकार क्यों इतना देर कर रही है। और कई बुनकरों ने कहा कि ये जो बैठक है वो आखिरी बैठक है, लेकिन इस बैठक में भी कुछ खास नतीजा निकला नहीं जो 28 तारीख को लखनऊ में बैठक हुई। इसी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बुनकर उद्योग मंडल सचिव जुबैर आदिल साहब हैं। आप लगातार तमाम बैठकों में शामिल होते रहे हैं। 2021 से लगातार जो है कि सिर्फ बैठकें हो रही है, समाधान नहीं निकल रहा है। समाधान तो सरकार को निकालना है भाई। जनता तो बार बार जा रही है, आंदोलन कर रही है, सांकेतिक हड़ताल कर रही है, समय समय पर अपने लूम के पहियों को बंद कर दे रही है, मगर सरकार की तरफ से अभी तक हम लोग 2018 से स्टार्टिंग से बनारस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके बाद भी अभी तक हमें जहां तक मालूम है कि सरकार 8 साल में सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक शासनादेश ऐसा नहीं बना पाई कि जो पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों को स्वीकार हो। तो क्या सरकार की मंशा नहीं है देने की, या कुछ और बातें हैं जो सामने नहीं आ पा रही है? सरकार अगर चाहे, जैसे नोटबंदी की थी केंद्र सरकार ने, एक दिन में नोटबंदी हो गई। जीएसटी लागू की, बहुत जल्दी जीएसटी लागू हो गई। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन भी लग गया। रात को बहुत से ऐसे बिल पास हो जा रहे हैं, रात को 12 बजे 3 बजे शपथ ले ली जा रही है। सरकार चाहेगी तो 2 दिन का काम है। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बनारस में सर्किट हाउस में आकर 2018-19 की बात है, वादा किया था कि हम बुनकरों के लिए अच्छा शासनादेश लाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भी मिला, और जहां से गोरखनाथ मठ से यानी गोरखपुर से आते हैं, वहां पर बचपन में जिन लोगों के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने खेला है, दौड़ा है, उनके साथ दोस्ती यारी थी, उन लोगों ने कई बार प्रयास किया मंदिर में जाकर समय लेकर डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से, उनके जो वहां के लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों से मिलकर भी कई बार वार्ता की। उन लोगों ने कई बार लखनऊ भी भेजा। इन सब के बावजूद सिर्फ प्रक्रिया चली जा रही है और इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। यूपी सरकार के पास इतना बजट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो इससे पहले कुछ खबरें निकल कर आई थी कि 900 करोड़ का बजट जो है कि यूपी सरकार का है, जो कि बुनकरों को वो खुद देना चाह रही है कि और उसके बाद भी जब बजट है, तमाम चीजें हैं, तो फिर क्यों देरी हो रही है? जहां तक बजट का सवाल है तो केंद्र सरकार को पहले हम लोग को कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता था, बाद में हम जीएसटी भी दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं, और हर तरीके से हम सरकार को टैक्स देते जा रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर हमको कम मिल रहा है। और बात जहां तक बजट की है तो भारत सरकार को 1,95,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, सिर्फ एक जीएसटी कलेक्शन है, और उत्तर प्रदेश सरकार को टेक्सटाइल से, सिर्फ कपड़ा मंत्रालय से यानी कपड़ा के लोगों की तरफ से जो जीएसटी हम भरते हैं, सिर्फ उसमें 9165 करोड़ रुपया, सिर्फ वो जीएसटी जो 5% बुनकर की दुकानों, मैन्युफैक्चरर की तरफ से भरा जाता है। उसके अलावा जो मिलता है हम उसकी बात अभी नहीं किए हैं, जैसे प्लास्टिक वाले हैं, पेटी वाले हैं, अंगड़िया वाले हैं, कुरियर वाले हैं, जो अन्य तरह के लोग इससे जुड़े हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ जीएसटी कलेक्शन है 9165 करोड़। देखा जाए तो सिर्फ बजट के तौर पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, 700-800 करोड़ रुपया साल का सरकार देने के लिए भी
इतना समय लगा रही है कि क्या कहा जाए। तो क्या लगता है कि क्या मांगे हैं बुनकरों की, क्या है मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि 20 किलोवाट तक, उस वो बातें 75 किलोवाट तक की सब्सिडी में के दायरे में रखने की बात चल रही थी। तो उसमें क्या 75 इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी है, कहीं ना कहीं भ्रमित है, या उनका प्रतिनिधिमंडल भ्रमित है? देखिए, स्पष्ट बात है कि जो अपर प्रमुख सचिव हथकरघा हैं वो एक आईएएस अफसर हैं। वो हर चीज को समझते और जानते हैं और उन्होंने उसकी पढ़ाई पढ़ी है। और अपर प्रमुख सचिव का मतलब वो कहीं डीएम कलेक्टर जिले में रह चुके हैं, तब उनको एक प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है और प्रदेश के मुखिया के तौर पर उनको रखा गया है और उनके अंडर में पूरे उत्तर प्रदेश के हर जगह उनके आदमी हैं। अगर वो एक काम को करने में इतना समय लगा रहे हैं, स्टार्टिंग में 2018 में रमा रमण जी थे, उसके बाद बदलते गए, अनिल सागर जी लास्ट में आए, तो बार बार बदले जा रहे हैं। जैसे अगर कपड़ा मंत्री सत्यदेव पचौरी जी आए, फिर सिद्धार्थ नाथ सिंह जी आए, अब लास्ट में राकेश सचान जी आए। बदली तो होती जा रही है, लेकिन बुनकरों के दिन नहीं बदल रहे हैं। बुनकरों के दिन और खराब होते जा रहे हैं। बुनकरों की लूमें जो है कबाड़ी के भाव बिकती जा रही है। बुनकर यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं। पलायन कहाँ कर रहे हैं? अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, अन्य दूसरे कामों में लग रहे हैं। लेकिन एक बात सोचने और समझने वाली बात है, लूमें हर जगह से कम हो रही है। हमने कई जिले का दौरा किया, हर जगह लोग बता रहे लूम कम हो रही है। यहाँ पर भी सूरत से जो हम लोग कबाड़ी की लूम खरीदते थे वो भी नहीं आ रही है, और जो यहाँ की लूम है वो कबाड़ी में बिकती जा रही है। यानी हमारे पास लूम कम होती जा रही है। लेकिन जो सरकार डेटा मांग रही है 2 साल 3 साल से, 1 अप्रैल 2023 का लास्ट जियो था, शासनादेश था, उसके बाद से सरकार नया शासनादेश बनाने के लिए तैयारी कर रही है। उस दौरान कितना लोग पीडी कराए, कितनी लूम बेच दिए, ये क्या हथकरघा विभाग को और बिजली विभाग को मालूम नहीं है कि संख्या बराबर निरंतर कम होती जा रही है और आप बजट बढ़ाते जा रहे हैं। जब लूमें बिक रही है, लूम के कनेक्शन पीडी हो रहे हैं, बिजली के कनेक्शन पीडी हो रहे हैं, उसके बाद भी संख्या ज्यों की त्यों है। अरे आप देखिए, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का जिला है, वहां पर 40% से 25% के बीच में सिर्फ लूम बची है। 100% अगर लूम थी तो सिर्फ 25 से 40% लूम बची है। ये हाल कमोबेश हर जिलों का होता जा रहा है। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी क्या कर रहे हैं? जब बुनकर कार्ड बनाया जाता है, बार बार ये कहा जाता है बिजली विभाग की तरफ से कि आप जाइए हथकरघा विभाग से एक बुनकर कार्ड अपनी पहचान लेकर आइए, हर साल नया बनाइए। तो क्या उनके पास ये डेटा मौजूद नहीं है? क्या बिजली विभाग के पास जितनी पीडी हो रही है उनके पास इसका डेटा मौजूद नहीं है? बार बार कम होती जा रही है संख्या और आप बजट पर बजट बढ़ाए जा रहे हैं। अरे जो बचे हैं उनको संभाल लीजिए, आपका राजस्व भी बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री जी का वादा था कि हम अपने प्रदेश के लोगों को अपने प्रदेश में काम देंगे, मगर हम लोग तो मजदूर हो गए हैं, जो मजबूर होकर दूसरे प्रदेशों में काम करने को जा रहे हैं। तो हमें मुख्यमंत्री जी का उस वादे को भी याद दिलाना चाहते हैं कि हम मजबूर हो गए हैं, कि मजबूर होकर मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं और वहां जा रहे हैं जहां के हमने सांसद को चुना है, वहां जा रहे हैं जहां के प्रधानमंत्री हैं, और वहां से जा रहे हैं जहां की जनता ने प्रधानमंत्री जी को सांसद के तौर पर चुना, तब वो जाकर दिल्ली की तख्त पे बैठे हैं। ऐसे में क्या मतलब क्या समस्या आ गई है? क्यों जा रहे हैं? मतलब क्या बनारसी जो साड़ियां हैं उनकी डिमांड एकदम खत्म हो चुकी है? क्यों जा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? जाने की वजह एक ये भी है कि यहाँ काम उतना नहीं है। कंपटीशन के दौर में यहाँ लोग पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक सिस्टम बनाया है कि हमें एक माइंड को सेट नहीं करके दे रही है। हम 2018 से अगर
बार बार दौड़ रहे हैं, तो वो एक स्थिर जगह हमको नहीं दे रही कि आप हमारे पास विभागों के पास आना जाना चक्कर लगाना छोड़ दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। यही मजबूरी और कशमकश की वजह से लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं, लोगों के घर बिक जा रहे हैं, लोगों की लूमें बिक जा रही है बिजली विभाग के कर्जे की वजह से। तो वो सोच रहे हैं कि हम कर्जे में ना पड़े, जाकर मेहनत मजदूरी बढ़ा लें और अपने घर को बिकने से कर्जे के तौर पर बचा लें और अपनी लूमों को, जो लोहा के भाव है हमारे घर में, तो उसको हम बचा लें, भले पीढ़ी कराकर चुपचाप से कारखाने में ताला लगा लें। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि बिजली व्यवस्था को लेकर ही जो कहीं ना कहीं उनका जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी है और वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, उनको अलग अलग तरीके से ओवरलोड तमाम तरीके की जो समस्या उसके ऊपर आ जाती है, इसकी वजह से वो प्लान कर रहा है। बिल्कुल। हो क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जिन्हें एक कार्यकाल पूरा किया, दूसरा कार्यकाल का आखिरी समय चल रहा है, 9वां वर्ष है और मार्च में नई सरकार आएगी। तो सरकार की क्या मंशा है मुझे तो नहीं पता और मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन एक आम मतदाता और नागरिक उत्तर प्रदेश का, भारत का होने के नाते हमें जहां तक महसूस होता है कि सरकार लेट पर लेट इसलिए किए जा रही है ताकि सरकार चुनाव को देखते हुए हर काम को कर रही है कि चुनाव का एकदम लास्ट जब आ जाएगा, एकदम अंतिम जब समय आएगा, तब हम घोषणा करेंगे, शासनादेश देंगे। तो इससे जनता के अंदर आक्रोश अब पैदा हो रहा है, क्योंकि अक्टूबर से जो लगातार मीटिंग का सिलसिला ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार की कपड़ा विभाग मंत्री की तरफ से, राकेश सचान जी की तरफ से, उनकी अध्यक्षता में अयोध्या, मेरठ, बनारस और मऊ मुबारकपुर 4-5 जिलों में आपने मीटिंग की। उसके बाद लखनऊ में लोगों को बुलाया, उसके बाद वो फिर बुलाया, फिर उसके बाद फिर बुलाया। समझ में नहीं आता है कि कितनी बार बुलाएंगे और कितनी बार मीटिंग करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि ये पूरा जो बुनकरों का जो प्लान है उसका कारण है बिजली व्यवस्था और प्लेटर की जो व्यवस्था, अभी तक इस मामले को भी सरकार तय नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ एक चीज जो सोशल मीडिया में हमने देखी है कि बनारस के अंदर जो सूरत की साड़ियां धड़ल्ले से बिच रही है, जो कि आरोप लग रहा है, जो कि जो उनका छोटी छोटी दुकानें खोलकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसी दुकानों को टारगेट बनाया जा रहा है। बनारस के अंदर की सूरत की साड़ियां बेची जा रही है और बनारसी टैग की मांग की जा रही है। क्या वाकई में सूरत की साड़ियां बनारस में बेची जा रही है, इसका भी कुछ असर है? इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है और सबको अधिकार भी है कि कोई भी साड़ी बेचे, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि हम ये कहकर बेचें कि ये सूरत की साड़ी नहीं है, ये बनारस की साड़ी है। बनारस के नाम पर बनारस की साड़ी जो यात्री आते हैं वो लेकर जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये ना ईमानदारी के हिसाब से अच्छी है, ना उस कस्टमर ग्राहक के लिए अच्छी बात है कि वो सोचकर ये ले जा रहा है कि हम बनारस की साड़ी ले जा रहे हैं और उसको मिल जा रही है सूरत की साड़ी, तो ये सही नहीं है। और दूसरी बात, जो टैग की बात आपने पूछी है, तो सिल्क मार्क, हैंडलूम मार्क और जीआई मार्क भी लगाया गया, वो कामयाब नहीं हुआ। 2019 में सिल्क मार्क का डुप्लीकेसी बहुत सा बना, उसके बाद बेंगलुरु से टीम आई, उन्होंने रेस्क्यू किया, अपने जो डुप्लीकेसी थी उसको वापस लेकर गई। वो सब भी प्राइवेट तरीके से लोग थे और जो टैग लगाया जा रहा है वो भी प्राइवेट तरीके से ही किया जा रहा है। इसका कोई प्रभाव जनता में जो खरीदार हैं उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो प्लानिंग की जा रही है ये हमें ना सफलता की तरफ दिख रही है। अलबत्ता बुनकर जो कर्जे में चल रहा है, जो जिनकी लूमें बंद चल रही है, उनके ऊपर एक अलग भार पड़ जाएगा कि उस टैग को खरीदने के लिए बुनकरों के ऊपर एक भार पड़ेगा। मतलब उनको एक तरीके से अगर एक मुश्त रकम देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि अगर हमारे पास 500 साड़ी का प्रोडक्शन है तो हमें एक महीने में 75,000 रुपया देना पड़ेगा, और कहीं से ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी भरपाई हम किसी रूप में कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा, इस बात को मानते हैं कि नहीं कि सूरत की साड़ियां बनारस में बिक रही है?
ये तो सही है। हमने शुरू में ही कहा कि बनारस की साड़ी, सूरत की साड़ी बनारस में आज से नहीं बिक रही है। बहुत माइनर एक हुआ करता था कि बहुत कम लोग, जो यहाँ बनारस में नहीं बनता था, सूरत से कुछ ऐसा सफेद कपड़ा आता था जो डाई वाई करके बिकता था, और वो भी एक अलग उसकी पहचान थी। लगता था कि ये सूरत की साड़ी है, और बेचने वाले भी कहकर बेचते थे कि ये देखिए दूसरी जगह का माल है। हम लोग खुद दूसरे प्रदेशों में एग्जीबिशन करते थे तो बताते थे कि ये अन्य अन्य जगह का माल है। तो हम लोगों के स्टॉल पर तो हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों का माल हुआ करता था, और हम बताते थे कि ये यहाँ का माल है, ये दूसरे प्रदेश का, ये दूसरे प्रदेश का है। कहीं ना कहीं बनारसी का अगर से टैग लगेगा तो लग जाएगा, या ये चीजें कंपनी का सलाह रही है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है कि छोटे व्यापारियों पर असर पड़ेगा। ना छोटे पर उसका असर पड़ेगा, ना बड़ेगा पर पड़ेगा। जो असर पड़ेगा बुनकर पर पड़ेगा उसका असर, और उसका कोई फायदा के तौर पर असर नहीं पड़ेगा कि उससे कोई बहुत लाभ मिल जाएगा कि बनारस में सूरत की साड़ियां बिकना बंद हो जाएगी, जो दुकानदार खरीद रहा है वो खरीदना बंद कर देगा। ये आपसी समन्वय से होगा, ये आपसी बातचीत से होगा, आपसी डायलॉग से होगा, जागरूकता करके होगा। अगर इस तरीके से हम अभियान चलाकर सेव बनारस, बनारसी साड़ी करके करेंगे, उसके लिए हम कदम बढ़ाएंगे, एक दूसरे से संपर्क करेंगे, एक दूसरी जगह जाएंगे, तो ये एक उसका समाधान हो सकता है। टैग लगाकर कई बार कोशिश की गई, उसका कोई समाधान नहीं निकला। हाँ, कोशिश करिए भाई, कोशिश सभी को करना चाहिए, और कोशिश करने के लिए किसी को मनाही नहीं है, सभी कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए भाई कोई अच्छा प्रयास करे, और अच्छा प्रयास है तो भाई सब उसकी सराहना करेंगे। आप अच्छी कोशिश अच्छी नियत से करिए तो क्यों नहीं होगा। अगर आपको एक सिस्टम बना हुआ है कि सारे लोग फ्लैट रेट मांग रहे हैं, आप कह रहे कि नहीं हम मीटर यूनिट से मांगेंगे, तो ये तो उलझाने वाली बात है। एक समस्या का समाधान हो नहीं रहा है, आप दूसरी समस्या के तौर पर चीजों को दिखा रहे हैं, तो इससे लोग भ्रमित हो रहे हैं कि करें तो क्या करें। ऐसे में सूरत साड़ी में बनारसी साड़ी में फर्क कितना रह गया है? फर्क कितना है कि अभी हमने बीच में एक बात कही कि बनारस के लगभग 2 लाख लोग बनारस से चले गए हैं। तो वो हर कैटेगरी के लोग गए हैं, डायर भी गए हैं, डिजाइनर भी गए हैं, सुआ गिराने वाले गए हैं, तानी जोड़ने वाले गए हैं, साड़ी तह लगाने वाले गए हैं, पैकिंग वाले गए हैं, फुलना गट्ठी नक टिक्की वाले गए हैं, हर तरीके के लोग गए हैं। तो वहां पर जाकर यही काम करने लगे, तो ऐसा लग रहा है कि यही बनारस की साड़ी है। तो हम मुख्यमंत्री जी का उस वादे को बार बार याद दिला रहे हैं कि आपने कहा था कि हम आपको मजबूर नहीं मजबूत बनाएंगे, अपने प्रदेश में आपको काम दिलाएंगे। तो ये तो हमें कहीं दिख नहीं रहा, अलबत्ता उल्टा हो रहा है कि हम मजबूर भी होते जा रहे हैं और मजदूर भी होते जा रहे हैं। एक बुनकर मजबूर और मजदूर होता जा रहा है, बुनकर आगे नहीं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ सभी धर्म जाति समुदाय के लोग हैं, सब लोग काम करते हैं। आपको बता दें, एक बहुत बड़ी संख्या है जो महिलाओं की है, और महिलाएं इसमें बहुत बड़ा और अहम भूमिका निभाती हैं। जो हमारी चमकती हुई साड़ी होती है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो हम तो ये कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि उन महिलाओं को सोचिए कि जो अपने काम को कर कर बनारसी साड़ी की चमक को और तेज करती हैं। महिला वंदन और बहुत सी योजनाएं जो हम लाते हैं, तो उस योजना के तहत ही हम ये सोच लें कि उन महिलाओं का भी हम भला कर रहे हैं। बुनकरों में वो महिलाएं भी हैं, बुनकर पुरुष भी है, बुनकर महिला भी है, तो उन महिलाओं को भी आप ध्यान में रखकर सोच कर करिए। आखिरी सवाल रहेगा जुबैर अली साहब की, आखिरकार जो है कि क्या किस तरह की मांग करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? हम सीधी और सीधी यही मांग करते हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का भी यही कहना है कि हमें 200 रुपया आधा हार्स पावर, आधा किलोवाट सॉरी, और 400 रुपया 1 किलोवाट दें, और उसी में बुनकरों का भी भला होगा। और सरल शासनादेश बनाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बहुत कमी है, और शिक्षा पर तो किसी तरह का बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। अलबत्ता
पूरे भारत में अगर शिक्षा का स्तर कहीं गिर रहा है, यानी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो वो अपने यूपी में ही सबसे ज्यादा संख्या है। पूरे भारत की अगर 94,000 है तो उसमें 27,000 अपने यूपी का ही है। तो शिक्षा को देखते हुए भी हम ये चाहेंगे कि सरल और सीधा शासनादेश बनाइए। हम ये नहीं कहते कि हम 2006 की व्यवस्था ही हमें दीजिए, लेकिन कम से कम उस चीज को भी ध्यान में रखिए जो पहले बना था, और उसमें कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई, उसमें कभी कोई कमी खामियां नहीं निकाला, उसमें अधिकारी और हथकरघा विभाग को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, और उनसे कोई सहारा, सहायता और सहयोग लेने की भी कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। एक सिंपल तरीके से चला आया, एक शासनादेश बना, और 2006 से 2019 तक चलता गया। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे जुबैर आदिल साहब से, जो कि बुनकर उद्योग मंडल के सचिव हैं। आपकी डिमांड है कि 1 किलोवाट पे 400 रुपया फिक्स किया जाए, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए और सरल शासनादेश बनाए ताकि बुनकरों को समझ में आए। तो मिलते हैं। बात कहेंगे कि सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, सरकार के पास बजट बहुत है। हम जिस भारत में रहते हैं वो सबसे बड़ा राज्य के तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ कमाई ज्यादा है। सरकार चाहे तो थोड़ा सा चुटकी भर भी अगर नजरें इनायत कर देगी पैसे के तौर पर तो बहुत है। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये हमें किसी भी बुनकर को सोचने की जरूरत नहीं है कि सरकार के पास पैसे की कमी है। सरकार के पास बहुत पैसा है, सरकार के पास बहुत पैसा है। बस ये है कि आप बुनकरों के उत्थान के लिए करिए, क्योंकि सरकार जन कल्याणकारी होती है, जनता से ही सरकार चलती है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और आप भी जुबैर आदिल साहब की बातों को सुनकर अपनी प्यारी सी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।